हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न शोर में इसरो का एक पुराना रॉकेट डेब्रिस पाया गया। इसी तरह का सेम इंसिडेंस हुआ था नवंबर 2022 में, जब चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अनकंट्रोल्ड होकर साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में गिर गया था। आप लोग को पता ही होगा, चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसी का थर्ड फाइनल मॉड्यूल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पैसिफिक ओशियन में गिर गया था। इसी तरह का एक और इंसिडेंस देखने को मिला था मई 2021 में, जब चाइना का 25 टन का रॉकेट इंडियन ओशियन में गिरा था। तो इतने सारे रॉकेट लॉन्च के कारण स्पेस में जो डेब्रिस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं स्पेस डेब्रिस के, स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और इंडिया के द्वारा, यूएन के द्वारा और बाकी देशों के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्पेस डेब्रिस है क्या। स्पेस डेब्रिस कहने का मतलब कि वैसा मैनमेड ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसका कोई यूज़ नहीं है। उसको यूज़फुल पर्पज़ के लिए भेजा गया था लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। इसमें वैसे सैटेलाइट जो अब फंक्शनल नहीं हो रहे हैं, जो डिसफंक्शनल हो चुके हैं, या रॉकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि रॉकेट का बहुत सारे पार्ट, रॉकेट के बहुत सारे स्टेजेस अलग होकर के स्पेस में ही रह जाते हैं और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्पेस डेब्रिस के कारण कौन कौन से थ्रेट्स हैं। फर्स्ट है थ्रेट्स इन मरीन लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्थ का जो 20% हिस्सा है वो वाटर बॉडीज़ है। तो यदि अगर कोई डेब्रिस अर्थ के ग्रेविटी में आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो ओशियन में ही जाके गिरेगा। इससे मरीन लाइफ को थ्रेट हो सकता है और यह स्पेस डेब्रिस सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है मरीन लाइफ में। दूसरा है थ्रेट्स फॉर ऑपरेशनल सैटेलाइट। जो स्पेस डेब्रिस स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं वो ऑपरेशनल सैटेलाइट को भी डैमेज कर सकते हैं थ्रू कॉलिजन। यदि वो ऑपरेशनल सैटेलाइट से टकरा जाते हैं तो वो सैटेलाइट जो फंक्शन कर रहा था वो डिसफंक्शनल हो जाता है, जिससे कि मिलियंस का नुकसान हो जाता है। और ये जो स्पेस डेब्रिस जमा होते जा रहा है उसको केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट। स्पेस डेब्रिस क्या हो रहा है, लगातार एक्यूमुलेट हो रहा है स्पेस में। तो जो हम लोग अर्थ से सैटेलाइट छोड़ते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिटल रीजन में, तो वहाँ तो पहले से ही स्पेस डेब्रिस भरा हुआ है और ये लगातार बढ़ते भी चला जा रहा है, और यदि इसको टैकल नहीं किया गया तो फ्यूचर मिशंस के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। फोर्थ है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस डेब्रिस लगातार बढ़ने के कारण जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट ऑपरेटर और स्पेस एजेंसी के द्वारा एक्यूरेटली ट्रैक करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, और जब सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करना होता है तो उस समय भी स्पेस डेब्रिस के कारण बहुत से समस्या देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं हो रहे स्पेस एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट है मोर सैटेलाइट लॉन्च बाय वेरियस कंट्रीज़। अगर कंट्रीज़ का बात करें, यूएसए, चाइना, इंडिया और जापान, तो ये सब कंट्री स्पेस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। इन सब कंट्री के द्वारा मैन्ड मिशन, लूनर एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे स्पेस एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में देखें तो सैटेलाइट लॉन्चेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ है। अगर 2013 का बात करें तो इसमें 210 सैटेलाइट्स थे जो लॉन्च हुए थे। वहीं 2019 में 600 सैटेलाइट और 2020 में 1200 सैटेलाइट, और उसके बाद 2022 में 2470 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। जो एस्ट्रॉयड और अदर प्लैनेट्स में जो वैल्यूएबल मेटल पाए जाते हैं उसको हर एक देश अपने पास रखना चाहता है। इसको लेकर के कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया गया है। इससे देशों के बीच होड़ मची हुई है कि जो पहले जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा यूएसए का आर्टेमिस अकॉर्ड, वो एक लोनर मिशन है। वो मून पर जा कर के जो मून में वैल्यूएबल रिसोर्स है लाइक H3 उसको अर्थ में लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह के एक्टिविटी से जो स्पेस में डेब्रिस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंड चैलेंजेस का बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंड स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के देशों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण स्पेस में एक्सीडेंट और कोलिजन होने का खतरा और बढ़ता चला जा रहा है।
जो कि ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाता है और इससे स्पेस डेब्रिस भी इंक्रीज होगा। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। स्पेस मिशन में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और कभी कभी टेक्नोलॉजिकल फेलियर होने के कारण जो स्पेस में जो सैटेलाइट गया है वो डेब्रिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनीज़ को इस तरह के चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। फोर्थ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं और मैक्सिमम ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके पास अपना स्पेस स्टेशन नहीं है, वह सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, जिसके कारण फ्यूचर में कंट्रीज़ के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन आउटर स्पेस को लेकर बढ़ सकता है। कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट और स्पेस में टेरिटोरियल क्लेम के कारण बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बाधा भी आ सकती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो पहले देखते हैं इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए। तो 2022 में इसरो के द्वारा IS-4OM को सेटअप किया गया। IS-4OM कहने का मतलब सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके द्वारा कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है कि डेब्रिस और सैटेलाइट के बीच कोई कोलिजन तो ना हो, तो उस कोलिजन के थ्रेट को मॉनिटर करने का काम किया जाता है और साथ ही साथ बढ़ते हुए स्पेस डेब्रिस के इवोल्यूशन को भी प्रिडिक्ट करने का काम करता है और स्पेस डेब्रिस के कारण कोई रिस्क बना हुआ है तो उसको मिटिगेट करने का भी काम IS-4OM के द्वारा किया जाता है। इसरो के द्वारा 2022 में 21 सैटेलाइट को कोलिजन से बचाया गया है और इसरो के द्वारा सेंटर फॉर स्पेस डेब्रिस रिसर्च को सेटअप किया गया है, जो कि मॉनिटर और मिटिगेट करने का काम करता है जो स्पेस डेब्रिस के कारण थ्रेट्स बने हुए हैं उसके मिटिगेशन में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेत्र। यह भी एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करने का काम करता है और इंडियन सैटेलाइट्स को कोलिजन से बचाता भी है। तो ये तो हो गया इंडिया लेवल पे। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं। तो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी IADC, यह एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे देश जिनके द्वारा स्पेस में सैटेलाइट छोड़ा जाता है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करने का ये काम करता है टू एड्रेस द इशू ऑफ स्पेस डेब्रिस। जो स्पेस डेब्रिस बढ़ते चला जा रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। सेकेंड है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कॉपवस को इस्टेब्लिश किया गया है। कॉपवस का मतलब कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए स्पेस एक्टिविटीज़ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से हो उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करता है और स्पेस डेब्रिस के मिटिगेशन में हेल्प करता है। थर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव का बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा क्लीन स्पेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसका एम है स्पेस डेब्रिस के अमाउंट को रिड्यूस करना और सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। अब चलिए हम लोग समझते हैं UN के 5 ट्रीटीज जो कि स्पेस एक्टिविटीज़ को डील करता है। तो पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यह ट्रीटी हर एक देशों को गवर्न करने का काम करता है इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। दूसरा है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। यह एग्रीमेंट एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट रिटर्न आने में परेशानी हो रही है तो उसको लेकर के ये ट्रीटी बनाया गया है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को वापस नीचे लाना है तो उसको लेकर के ये रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 बनाया गया। थर्ड है लाइबिलिटी एंड कन्वेंशन 1972। ये मेनली डील करता है वैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो डैमेज कॉज करते हैं अदर स्पेस एसेट्स को, और साथ ही साथ यदि कोई देश के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा गया है और वह किसी तरह से फेल्योर रहा और वो फिर आके अर्थ के सरफेस में आके गिरा और यदि कोई डैमेज हुआ तो उसको भी यह डील करता है। इस कन्वेंशन से जो लॉन्चिंग कंट्री होता है वही लायबल होता है डैमेज को कंपनसेट करने के लिए यदि किसी तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो यदि किसी कंट्री का सैटेलाइट या कोई भी चीज़ किसी और कंट्री के ऊपर गिरता है तो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है थ्रू दिस कन्वेंशन। फोर्थ है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976। इस कन्वेंशन के थ्रू अगर कोई भी चीज़ आउटर स्पेस में जाता है तो आउटर स्पेस में जाने से पहले उस ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिफ्थ है मून एग्रीमेंट 1979। ये एग्रीमेंट मून और अदर सेलेस्टियल बॉडी को गवर्न करने का काम करता है। ये जो UN के जो 5 ट्रीटीज़ है
ये पांचों ट्रीटी का इंडिया सिग्नेटरी कंट्री है, लेकिन इंडिया के द्वारा सिर्फ 4 ही को रेक्टिफाई किया गया है और जो मून एग्रीमेंट 1979 है इसको इंडिया रेक्टिफाई नहीं किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वे फॉरवर्ड। स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्पेस डेब्रिस को हमेशा ट्रैक और मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि वह ऑपरेशनल सैटेलाइट और ह्यूमन स्पेस मिशन को किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचा सके। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को यूज़ करना चाहिए इंस्टीड ऑफ सिंगल यूज़ रॉकेट। अभी जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, जितने भी हमारे रॉकेट्स हैं, वो सिंगल यूज़ रॉकेट्स हैं। वैसे स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है, जो कि इलॉन मस्क का कंपनी है, उसके द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाया गया है। तो इस तरह के रॉकेट को प्रमोट करना चाहिए, विच कैन हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यू डेब्रिस जनरेटेड फ्रॉम लॉन्चेस। थर्ड है, सैटेलाइट को बनाते समय ड्यूरेबल मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सैटेलाइट को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो और जो ऑर्बिट है, अगर वो डिसफंक्शनल हो जाता है तो वो ऑर्बिट से नीचे उतर सके। इससे लॉन्ग टर्म में जो डेब्रिस जनरेट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।